रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर राइटिंग ऑक्शन करने वाला है 19 दिसंबर 2025 को। और ये करेगा अपने ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये अंडर राइटिंग ऑक्शंस होते क्या हैं, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं, इसको आरबीआई क्यों करती है, इसके पीछे का उद्देश्य आखिर क्या होता है, सब कुछ डिटेल में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अंडर राइटिंग ऑक्शन का मतलब ये होता क्या है। तो ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट टूल है गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट को हमेशा पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही होती हैं, कुछ और नए प्लान्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है। और वो सारा पैसा जरूरी नहीं गवर्नमेंट के पास हो। तो गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उधार लेती है। अब गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड जो है वो इशू करती है, जिसमें लिखा रहता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा ले रही है, इतना इंटरेस्ट देगी, मैच्योरिटी डेट इसकी ये होने वाली है, सारी चीजें मतलब एक तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन समझिए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज निकाली, लेट से कि गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी निकाली है, उसका कुछ रखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट 6% का इंटरेस्ट रेट देगी और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 30 साल के लिए है फॉर एग्जाम्पल। और उसने ऐसा कहा कि आरबीआई से कि आप मेरे नाम से सिक्योरिटी बेचो, लेकिन इन्वेस्टर जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदेंगे, वो अगर उतने इंटरेस्टेड नहीं हुए और 1,000 करोड़ रुपए में से केवल 800 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटीज हैं वही बिकी, तो बाकी की बची 200 करोड़ रुपए, उनका क्या होगा। तो इसलिए ऐसा कभी हो ना कि गवर्नमेंट अगर 1,000 करोड़ रुपए मार्केट से उधार लेना चाहती है तो उसको वो पैसा मिल जाए। तो इसके लिए ही अंडर राइटिंग जो ऑपरेशंस हैं, अंडर राइटिंग जो ऑक्शंस है वो किए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आरबीआई है वो, आपको पता होगा कि आरबीआई क्या है, जो सरकार का बैंकर है वो आरबीआई होता है ना। जैसे हमारे आपके बैंकर एसबीआई, पीएनबी या कोई भी प्राइवेट बैंक हो सकता है, सरकार का बैंकर आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है कि वो जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं मार्केट में, अभी हम इसको समझ लेंगे प्राइमरी डीलर्स का मतलब क्या होता है, कौन होते हैं। तो ऐसे समझिए कि इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्राइमरी डीलर्स आरबीआई के थ्रू जो है वो इन सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, परचेज करने की गारंटी लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये लोग ये कहते हैं कि ये जो 1,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है इसको परचेज करने की गारंटी हमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको खरीदेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आरबीआई ने ऑक्शन किया और 800 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज बिक गई, लेकिन 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी अंडर सब्सक्राइब रही, मतलब इसको किसी ने लिया नहीं। तब ये जो 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है ये प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं ये लेते हैं। तो एक तरीके से हुआ क्या कि सरकार को पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपको प्राप्त होता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए ऑक्शन अगर किया गया और 1,000 करोड़ रुपए का अगर ऑक्शन किया गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची गई, तो अगर वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए तब तो अच्छी बात है भाई, उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, पूरा अमाउंट रेज होकर के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर मेन ऑक्शन उसका फेल हो जाता है तो ऐसे में जितना भी पैसा बच रहा है, मतलब जितने पैसे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच रही है, वो प्राइमरी डीलर्स जो है वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो इसको खरीदेंगे और गवर्नमेंट को फिर से पूरा जो पैसा है वो प्राप्त होता है। और ऐसा आरबीआई इसीलिए करता है ताकि गवर्नमेंट को, जैसे इस केस में 30,000 करोड़ रुपए का नोटिफाइड अमाउंट है, इतना पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये पैसा हमेशा प्राप्त हो। गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ चाहिए और ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को केवल 20,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बाकी स्कीम्स होती हैं इसी पे निर्भर करती हैं। तो ये हमेशा इसीलिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है अंडर राइटिंग का ऑक्शन, ताकि हमेशा गवर्नमेंट को ये पैसा प्राप्त हो। आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि आखिर होता कैसे है, और फिर यहाँ पे प्राइमरी डीलर्स को क्या ऐसा पड़ी है कि वो जो है जबरदस्ती जा करके ऐसा 200 करोड़ या जितना भी उसकी सिक्योरिटी वो खरीदें। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल समझते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। तो ये जो की ऑक्शन होने वाला है इसमें पैसा इन्वॉल्व है 30,000 करोड़ रुपए का। इसे आप ओपन मार्केट ऑपरेशन जो अभी होने वाला है 50,000 करोड़ रुपए का, जिसकी लिस्ट वगैरह आई है कि इतने रुपए का कट ऑफ यील्ड वगैरह जारी किया गया है, आप उससे कंपेयर मत करिए, दूसरी चीज है। इसकी जो ऑक्शन डेट है ये 19 दिसंबर 2025 की है और ये बिडिंग प्लेटफॉर्म इसका आरबीआई का ई कुबेर सिस्टम होता है। जैसे हमारे जो बैंक्स होते हैं, एसबीआई का योनो हो गया, एक्सिस बैंक का अपना प्लेटफॉर्म हो गया, तो उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। ऐसे आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आरबीआई के जो सारे कस्टमर्स हैं, मतलब
राज्य सरकारें जितनी हो गई, जो केंद्र सरकार हो गई वो हो गई, जितने बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर्स हो गए, तो वो सारे जाकर के यहाँ पे उनका करंट अकाउंट ओपन होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें करंट अकाउंट ओपन होता है और उसके जरिए ही सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो मेथड अप्लाई किया जाएगा वो होगा मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब ऑक्शन होगा, मल्टीपल प्राइस का मतलब ये होता है कि लेट से कि 100 रुपए की सिक्योरिटी मान लीजिए बेची जा रही है और मान लीजिए प्राइमरी डीलर ए है, उसने इसके लिए ऑक्शन किया 99 रुपीज़ का, और बी ने इसके लिए ऑक्शन किया 100 रुपीज़ का, और सी ने इसके लिए ऑक्शन किया कितने का, 98 रुपीज़ का। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा हो आरबीआई उस पर ही बेचे। आरबीआई इन तीनों प्राइसेस पे इसको बेच सकता है, उसके लिए ये सुविधा होती है मल्टीपल प्राइस का। एक होता है यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब उसमें ये होगा कट ऑफ निकाल दिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा कह दिया गया कि 99 रुपीज़ का हम बेचेंगे, तो ऐसे में चाहे इन्होंने बिड जो भी किया हो वो मिलेगा 99 रुपीज़ पे। तो ये मल्टीपल प्राइस बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए जो सिक्योरिटी वाइज ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे तो दो सिक्योरिटीज हैं। एक 6.01% जीएस 2030 है जो 18,000 करोड़ रुपए की है, मैच्योरिटी ईयर इसका 2030 है, और इसमें जो एमयूसी है पर पीडी वो रखा गया ₹429 करोड़ रुपीस। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर जो अमाउंट, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ये होता है इंटरेस्ट रेट, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट पर ईयर जो है वो मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने पे। ऐसे समझिए कि अगर आप 100 रुपए इस पे लगाते हैं तो इंटरेस्ट इस पे हर साल आपको 6.01 रुपीज का प्राप्त होगा। और ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हाफ ईयरली होता है, मतलब ऐसा नहीं कि साल भर में मिलेगा, ये जून में मिलेगा फिर अगला दिसंबर में मिलेगा। और ये जो जीएस का मतलब होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोट करता है, और ये जो आखिरी में ईयर लिखा होता है ये इसकी मेच्योरिटी डेट होती है। ऐसे आप नीचे देखें तो 7.09% का जीएस है 2074 का, मतलब इसकी मेच्योरिटी डेट 2074 तक की है। ये 50 साल की जो सिक्योरिटी, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इसको कहते हैं। ये 12,000 करोड़ रुपए की बेची जाएगी, और इसमें जो एमयूसी है वो 286 करोड़ रुपए का रखा गया है। अब आपके मन में दो सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल एमयूसी का मतलब क्या है, तो वो है मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट पर प्राइमरी डीलर, मतलब हर एक प्राइमरी डीलर को कम से कम इतना कमिटमेंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब इतना तो आपको कमिट करना ही पड़ेगा कि आप इतना खरीदोगे, लेकिन आप इससे ज्यादा खरीद सकते हो, है ना। तो वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको ये लग रहा होगा 50 साल का क्यों ऐसा रखा है, इतना लंबा कौन खरीदता होगा, तो ये जो लंबे लंबे जो मेच्योरिटी पीरियड वाले सिक्योरिटीज होते हैं ना, इनको भी खरीदा जाता है। किसके द्वारा, जैसे एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर पेंशन जो फंड्स होते हैं उनके द्वारा। क्यों, क्योंकि इनको जो ड्यूज होते हैं ना बहुत लंबे साल के बाद पे करने होते हैं, तो ये ज्यादातर वो इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अब हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो अंडर राइटिंग का पूरा सिनेरियो होता है, इसके लिए क्या होता है मिनिमम अंडर राइटिंग कमिटमेंट, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंडेटरी है हर एक प्राइमरी डीलर के लिए जो इंडिया में काम कर रहा है, कि जितना एमयूसी कहा गया है वो उसको उतना खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर एक आता है एसीयू, मतलब एडिशनल कॉम्पिटिटिव अंडर राइटिंग, कि आप कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर बिक रही है तो ये नहीं कि अगर 286 करोड़ रुपए कर दिया गया तो बस उतना ही खरीदे, आप उससे ज्यादा खरीद सकते हो, जितना मिनिमम है उससे भी ज्यादा आप खरीद सकते हो। और फिर आरबीआई जो एक्सेप्ट करता है उन बिड्स को, उसके आधार पे करता है कि लोएस्ट कमीशन आस्क, मतलब ऐसा समझिए कि एक जो प्राइमरी डीलर है उसने कमीशन लेट से आस्क किया है कि 3% का, लेट से बी ने आस्क किया है, एसीयू की बात करें उसने 2% का, तो सेम प्राइस के लिए तो बी को वो मिल जाए, क्योंकि ऑक्शन हो रहा है ना, नीलामी हो रही है, तो उसमें जो मिनिमम कमीशन आस्क्ड होगा, मतलब जितना आरबीआई को कम पैसा देना पड़े कमीशन के तौर पे, वो उस पे जाता है। और आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो प्राइमरी डीलर है वो इसमें क्यों कमिट करेगा, मतलब वो क्यों गारंटी लेता है, क्योंकि उनको मिलता है कमीशन। मतलब ये कि अगर जो रिस्क वो ले रहे हैं कि वो कमिट कर रहे हैं कि हम अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बिकी तो हम खरीदेंगे, तो वो एक तरह का रिस्क हुआ ना, तो उस रिस्क के लिए पीडीएस को मिलता है कमीशन, जितना वो अमाउंट उसमें वो गारंटी के तौर पे ले रहे हैं। और ये जो अमाउंट है वो उनका जो करंट अकाउंट आरबीआई के साथ है उसमें क्रेडिट होता है जिस डेट में इशुएंस होती है। तो ऐसे समझिए कि लेट से अगर गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए का ऐसे रखा हुआ है कि वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बेचने वाले हैं, और वो अगर पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, तब ऐसे केस में पीडीएस को ना तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने से खरीदनी है और बस उनको कमीशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उनको कुछ कमीशन जो है, मतलब ऐसा समझिए कि कुछ शॉर्ट और यहाँ शॉर्टफॉल हो जाता है लगभग 5,000 करोड़ रुपए का, तो वो जो गवर्नमेंट शॉर्टफॉल हुआ है उसको पीडीएस खरीदेंगे,
कमीशन तो उनको खैर मिलेगा उस केस में ही, और फिर ये जो 5,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इसको सेकेंडरी मार्केट में खुद से बेच सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो होता है, और ये जो अंडरराइटिंग कमिटमेंट स्कीम है 2007 के तहत ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा कंपैरिजन की कि अंडरराइटिंग ऑक्शन और ओएमओ परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अंडरराइटिंग जो ऑक्शन होता है वो एक तरीके का समझिए गारंटी है कि जो गवर्नमेंट को लोन लेने वाली है गवर्नमेंट, वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच आया है तो उसके लिए जो लिक्विड कैश है उसको इंजेक्ट करना। जब परचेज का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो बैंक है या फिर कह दें आरबीआई है वो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। मतलब बैंक क्या करेंगे, अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई को बेचेंगे और आरबीआई उनको क्या देगा, कैश देगा, है ना। तो यहाँ पे बैंक्स को कैश मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो है फ्रेश बॉन्ड जो इशू करती है और उसको प्राइमरी डीलर क्या करते हैं, ऑक्शन के जरिए उसकी गारंटी लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई परचेजर ऐसा नहीं होता, ये पहले से गारंटी दी जा रही है। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट के लिए बोरोइंग है वो पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो सके, मतलब उसमें कोई डिफॉल्ट है या शॉर्टफॉल ना हो पाए। और इसमें अगर बात करें तो इसमें किसको पैसा मिलता है, तो इसमें जो बैंक्स और पीडीज होते हैं इनको पैसा मिलता है किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से, जब वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं। अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स की, तो जो अंडर राइटिंग ऑक्शन होता है तो इसमें केवल जो प्राइमरी डीलर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर जब हम बात करें ओएमओ परचेज की, तो जिसके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, बैंक्स हो गए, पीडीज हो गए, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आउटकम इसका ये होता है कि भाई जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो फेल नहीं होता है, पूरा का पूरा सब्सक्राइब होता है। और इसका आउटकम क्या होता है कि जो लिक्विडिटी का क्रंच आया हुआ है उससे हेल्प मिलती है कि भाई उसमें इंजेक्ट करी जा रही है लिक्विडिटी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑक्शन होना होता है मेजर, उसके पहले इसको किया जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब आरबीआई को नीड लगे कि अभी जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कैश क्रंच आ रहा है, लिक्विडिटी का क्रंच है, तो वो इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, इनको कंफ्यूज मत करिएगा। 30,000 करोड़ रुपए का ये, और अभी ओएमओ परचेज के लिए नोटिफिकेशन है वो 50,000 करोड़ रुपए के लिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आखिरी में हम थोड़ा समझ लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की। जैसे प्राइमरी डीलर्स आप समझ रहे होंगे कौन है। तो प्राइमरी डीलर्स का मतलब एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है स्पेशलाइज, जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होती है प्राइमरी डीलर के तौर पे, और ये एक्ट करते हैं एज अ मार्केट मेकर्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई नया नया मोबाइल या एक नई कार आई है मार्केट में, है ना। तो जब नई कार आती है तो आप शोरूम में जाकर के उसको खरीदते हैं, है ना, शोरूम से जाकर के आप उसे खरीद रहे हैं। तो ये जो कार हुई ये अभी क्या कहलाएगी, ये प्राइमरी मार्केट में है। मान लीजिए आपने कार को ओन किया, चलाया, 2 साल के बाद आप उसे बेचेंगे, तो कहाँ बेचेंगे, शोरूम में ले जाकर के बेचेंगे क्या, उसी शोरूम से जहाँ खरीदा, नहीं, तो वो जाएगी दूसरी जगह पे, या फिर आप अपने घर से बेचेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी जो डीलर्स होते हैं वो सीधा डायरेक्ट जो कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसको खरीदते हैं, या फिर उसको खरीदने की गारंटी लेते हैं, ये इनका काम होता है। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये बैकबोन होते हैं गवर्नमेंट की जो बोरोइंग प्रोग्राम्स है उनका। और इसका एग्जांपल है जैसे एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड हो गया, गोल्डमैन सैक्स इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे, मॉर्गन स्टैनले के हो गए, तो ऐसे पीएनबी गिल्ड्स हो गया। तो ये सब हमारे यहाँ इंडिया में प्राइमरी डीलर्स की तरह काम करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझिए कि आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीदी है किसी से, मान लीजिए प्राइमरी डीलर से या बैंक से, कहीं से भी आपने आरबीआई से डायरेक्ट खरीदी है, तो ऐसे में आप इस सिक्योरिटी को, मान लीजिए इस पर मेच्योरिटी डेट लिखी हुई है 2050 की, तो ऐसा नहीं कि आपको ये रखनी है 2050 तक, नहीं, आप इसे बेच सकते हो आगे। इसीलिए इसको ट्रेडेबल कहा जाता है। आपको अभी पैसे की नीड है, आप बेच सकते हो, तो आप इसे बेचोगे, कोई और खरीदेगा, फिर वो भी इसे आगे बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। मतलब ये जरूरी नहीं केवल केंद्र सरकार इशू करे, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू करती है। और ये बताता है गवर्नमेंट का जो डेट ऑब्लिगेशन होता है उसका एक कह सकते हैं लीगल प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट ने आपसे उधार लिया हुआ है। और ऐसे केस में आप अगर, मतलब आपको अगर पैसे की नीड है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पैसे की नीड नहीं है तो आप इसे रख सकते हो, और आपका जब तक केस मान लीजिए वो
15 साल की ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 15 साल तक आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और 15 साल के बाद जो आखिरी इंटरेस्ट होगा और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल होगा वो आपको लौटा दिया जाएगा। चूंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं तो इसलिए इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए कई बार इसको रिस्क फ्री भी कहा जाता है। प्रैक्टिकली ये रिस्क फ्री कहना सही नहीं है लेकिन कहा जाता है, और इसीलिए इसको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। तो ये सेम ही होती है, गिल्ट एज्ड का मतलब एकदम रिस्क फ्री टाइप की सिक्योरिटी, क्योंकि डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है। और अगर आप रेलेवेंट एक्ट की बात करें इसमें, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के तहत इन सब का इशुएंस होता है, मैनेजमेंट होता है इस तरह की सिक्योरिटीज का। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।